Hello students, in this video I will discuss the second step of in vitro fertilization. The second step is controlled ovarian stimulation, or it is also called suppression of natural hormonal cycle. आपको पता है कि ovulation जो होता है that is the release of the egg. जब ovulation होती है तो बाकी जो सारे follicles follicular phase में grow कर रहे थे, आपको याद होगा जो मैंने आपको menstrual cycle कराया था, that is made up of 14 days of follicular development and 14 days of luteal phase. तो मैंने कहा था multiple follicles they start maturing, they start growing during the follicular phase, but only one of the follicle that becomes completely mature and that releases the egg that ovulates. एंड जब इतने सारे मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं, मैच्योर कर रहे होते हैं, वो जैसे ही ओव्यूलेशन होती है बाकी सारे फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं, विदर कर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द डॉक्टर डज नॉट वांट दिस टू हैपन. डॉक्टर्स क्या चाहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, क्या हमारा प्रोसीजर होता है कि हम मल्टीपल फॉलिकल्स को अलाउ करने देना चाहते हैं कि मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो करें, multiple follicles should be able to produce their mature eggs. यानी कि हम ये चाहते हैं कि जब थर्ड स्टेप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का थर्ड स्टेप होता है रिट्रीवल ऑफ द एग, रिट्रीवल ऑफ द oocyte, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ओवरी में एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब की मदद से एक नीडल डाल के उसमें एग रिट्रीवल करते हैं, ओवरी में से फॉलिकल्स में से एग निकाल लेते हैं. तो गायनेकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है, दे वांट मल्टीपल फॉलिकल्स टू ग्रो विद इन द ओवरी एंड दे आल्सो वांट दैट दीस मल्टीपल फॉलिकल्स, इसमें से कोई भी फॉलिकल डीजनरेट ना हो और सारे मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करने के काबिल हों. और वो ये काम आर्टिफिशियली सारा काम कराते हैं. वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल्ड ओव्यूलेशन की टाइमिंग को कंट्रोल कर लेते हैं बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिकेशंस. आई विल कम टू दोज मेडिकेशंस. जो इंजेक्शंस दिए जाएंगे, जो मेडिकेशंस दी जाएंगी, वो क्या करती हैं, वो पेशेंट के खुद के हार्मोन्स, यानी पेशेंट जो वुमेन है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जो पेशेंट है, पेशेंट के खुद के हार्मोन्स को ये वाली मेडिकेशंस, ये वाले इंजेक्शंस टर्न ऑफ कर देते हैं. दे टर्न ऑफ द पेशेंट्स ओन हार्मोन्स एंड the ovaries are stimulated to produce more follicles than would be produced in a normal menstrual cycle. Now coming to the injections, coming to the medications, कौन-कौन से injections हैं जो कि दिए जाते हैं, I will be coming to those. तो जो medications दी जाती हैं वो बेसिकली 3 इंजेक्शंस होते हैं, 3 तरह के इंजेक्शंस होते हैं. वो कौन-कौन से इंजेक्शंस हैं? एक तो होते हैं GnRH एगोनिस्ट्स, या दिए जाते हैं GnRH एंटागोनिस्ट्स. दूसरे दिए जाते हैं गोनेडोट्रोपिन्स. इसमें जनरली FSH का ही इस्तेमाल किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये एक्सटर्नल इंजेक्शंस हैं, ये बॉडी के हार्मोन्स नहीं है कि हम बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ये गायनेकोलॉजिस्ट एक्सोजेनस सप्लाई करते हैं. थर्ड जो है दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन. तो ये 3 इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं एंड इन तीनों का जो क्यूमुलेटिव रोल होता है वो मेनली यही होता है, टू स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट. अब ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या हैं, इसको समझने के लिए पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है. ओके, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस डायग्राम फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. इसमें मैंने आपको जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था. जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है दैट इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन. ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, दिस हार्मोन गोज टू द पिट्यूटरी एंड इट stimulates pituitary to release 2 hormones, FSH and LH. FSH जो है that goes to the blood circulation that reaches the ovary. In the ovary it causes the growth of the follicles. It helps in folliculogenesis. Folliculogenesis means stimulation of the growth of the follicles so that
the follicle may mature and the oocyte which is present in it may undergo meiotic divisions, and this follicle stimulating hormone, it enables the egg to be ready for ovulation. तो luteinizing मैंने जैसे कहा दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फॉलिकल्स को ग्रो कराने में उनकी हेल्प करता है। फिर जैसे ही फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो ईस्ट्राडायोल जो है, ईस्ट्रोजन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। शुरू शुरू में ईस्ट्राडायोल की लो कॉन्सेंट्रेशन होती हैं। जैसे ही ईस्ट्राडायोल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है वैसे ही इसकी नेगेटिव फीडबैक शुरू हो जाती है जो हाइपोथैलेमस को जाती है। वो नेगेटिव फीडबैक जो है वो हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच रिलीज करने से रोकती है। जीएनआरएच का रिलीज रुक जाएगा तो एफएसएच का रिलीज रुक जाएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब ईस्ट्राडायल की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती हैं तो नेगेटिव फीडबैक तो करती ही है, बट इट ऑल्सो प्रमोट्स, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड to release luteinizing hormone at high concentrations of estradiol। luteinizing hormone release, luteinizing hormone का रिलीज बहुत बढ़ जाता है, उसे कहते हैं luteinizing hormone surge। तो luteinizing hormone surge 14वें दिन पे होता है, और 14वें दिन पे जब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में luteinizing hormone आता है तो दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ द एग। तो वो एग को रिलीज करा देता है, और फिर एग जो है वो फिलोपियन ट्यूब में चले जाता है, वेयर इट वुड बी फर्टिलाइज्ड और इट वुड नॉट बी फर्टिलाइज्ड, डिपेंड करता है कि उसको स्पर्म वहां पे मिलता है या नहीं। और फिर उसके बाद जो पीछे बच जाता है, व्हेन द एग इज रिलीज, जो पीछे बच जाता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अगले 14 दिनों में डीजेनरेट होने वाला होता है, और जो अगले 14 दिन होते हैं जिसमें वो डीजेनरेट हो रहा होता है, उसी ड्यूरिंग वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन। एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। अगर तो एग फर्टिलाइज हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट नहीं होगा, वो कंटिन्यूड रहेगा थ्रू आउट द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी, और इट विल बी कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द progesterone, whereas when it degenerates it becomes corpus albicans। and तो ये सारा एक तरह से मैंने आपको रिकैप सा करा दिया। तो याद रखना है फॉलिक्यूलर फेज कौन सा होता है जिसमें फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, और ल्यूटियल फेज कौन सा होता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता है। सो ये सारा जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आपको इसका रोल समझाने के लिए कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका क्या काम होता है। उसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना ताकि वो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करे। तो आपको ये सारा साइकिल अच्छी तरह से दिमाग में बैठना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हमारा कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओके, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इससे रिलेटेड दो तरह की मेडिसिन हैं जो कि कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए यूज की जाती हैं। इसमें से पहले हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट्स, दूसरे होते हैं जीएनआरएच एंटागोनिस्ट्स। तो जीएनआरएच एगोनिस्ट्स उनको हम एनालॉग्स भी बोलते हैं। तो इनका क्या काम होता है, जो काम जीएनआरएच का होता है वो ही काम इनका होता है। जीएनआरएच का क्या काम होता है अभी बताया मैंने। जीएनआरएच का काम होता है पिट्यूटरी के पास जाना, पिट्यूटरी के पास गोनेडोट्रोफ सेल्स होते हैं, उन गोनेडोट्रोफ सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेल बनाती हूँ, तो इस सेल के ऊपर ना इस तरह के रिसेप्टर होते हैं। ये गोनेडोट्रोफ सेल है, उसकी सरफेस के ऊपर, सेल की सरफेस के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर्स बने हुए हैं, गोनेडोट्रोफ सेल्स रिसेप्टर। फिर ना ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, इन गोनेडोट्रोफ सेल्स के साथ इनके ये गोनेडोट्रोफ सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यानी गोनेडोट्रोफ सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एफएसएच एंड एलएच। अब ये काम मैंने जीएनआरएच के ऊपर डिपेंड नहीं करना है मुझे। एक गायनेकोलॉजिस्ट को क्या करना होता है, गायनेकोलॉजिस्ट को फीमेल के मेंस्ट्रुअल, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो 14 दिन का फॉलिकुलर फेज और 14 दिन का ल्यूटियल फेज का बना होता है, उसको इंटरप्ट करना होता है, उसको सप्रेस करना होता है, और बाहर से हॉर्मोन्स देके उस सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो जीएनआरएच एगोनिस्ट का यूज करते हैं। ये जीएनआरएच एगोनिस्ट क्या करेंगे,
ये इन रिसेप्टर्स के साथ they will behave exactly like gonadotrophin releasing hormone, GnRH agonist, they will bind these receptors. सपोज कर लो ये GnRH agonist रेड कलर के ही हैं, तो रेड कलर के ये GnRH agonists हैं, इंजेक्शन दिए गायनेकोलॉजिस्ट ने, ये इंजेक्शन जाएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिसेप्टर सेल्स, गोनाडोट्रोफ सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर लेंगे। इससे पहले इन रिसेप्टर्स को कौन बाइंड किया करता था? इन रिसेप्टर्स को जो नॉर्मली फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो नॉर्मल GnRH प्रोड्यूस होता था वो बाइंड करता था। उसकी सेक्रेशंस ना बॉडी में पल्सेटाइल होती हैं। पल्सेटाइल सेक्रेशन का क्या मतलब होता है? वो पीरियड्स में रिलीज होते हैं, यानी 7 दिन में एक बार, फिर 14 दिन में दूसरी बार, फिर 18 दिन में तीसरी बार, छोटे छोटे गैप के बाद GnRH रिलीज होता है नॉर्मली। अब पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्शंस देंगे, कंटिन्यूसली इंजेक्शंस देंगे, पल्सेटाइल नहीं, कंटिन्यूस इंजेक्शंस। और कंटिन्यूस इंजेक्शंस की वजह से GnRH एगोनिस्ट जो हैं दे विल बी वेरी वेरी डोमिनेंट, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये नॉर्मल जो GnRH होता है, नॉर्मल GnRH के कंपैरिजन में दीज आर वेरी वेरी पावरफुल, और they cause the powerful stimulation of these receptors, and they will cause a large release in FSH and LH. अब लार्ज रिलीज हो गया ना FSH and LH का, तो क्या होगा? लार्ज रिलीज की वजह से जो ये हॉर्मोन्स हैं, सेक्स हॉर्मोन्स, ऑब्वियसली इनका लार्ज रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेंगे? ये सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, ओवरीज के ऊपर, इवन इन मेल की अगर बात करें तो मेल की टेस्टिस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट आएगा? दे विल कॉज अ राइज इन द सेक्स हॉर्मोन्स। इनिशियल फ्लेयर हम किसको कहते हैं? इनिशियल फ्लेयर मींस शुरुआत में जैसे ही आपने GnRH एगोनिस्ट के इंजेक्शन देना चालू किया, तो वैसे ही वो जाके क्या करना शुरू कर देंगे? रिसेप्टर्स को पावरफुली स्टिमुलेट करेंगे। ये रिसेप्टर्स पावरफुल स्टिमुलेट होंगे तो लार्ज रिलीज होगा FSH का और LH का। ये इनका लार्ज रिलीज होगा तो ये सेक्स ऑर्गन्स को जाके बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगी, तो फिर वो फॉलिकल्स बहुत लार्ज अमाउंट्स में ईस्ट्राडायल प्रोड्यूस करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बनने से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो दिस विल कॉज a very large amount in the release of the estrogen levels, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। So this can last for a few days to few weeks. Injections जो हैं they are given subcutaneously और intramuscularly, तो स्किन के नीचे या मसल में दिए जाते हैं ये इंजेक्शंस, एंड ये इंजेक्शन then they slowly release the hormone in the body over a period of time. 1 to 3 months में ये इंजेक्शंस रिलीज करते रहते हैं हॉर्मोन्स धीरे धीरे, डिपेंडिंग ऑन द डोज, जितनी आपने डोज दी है। जो GnRH एगोनिस्ट्स हैं दे आर वेरी गुड एट स्टिकिंग। ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक करते हैं। किसको स्टिक कर जाते हैं? दे आर वेरी गुड एट स्टिकिंग टू द रिसेप्टर्स, एंड वो स्टिक किए रहते हैं, एंड दे कीप ऑन कंटिन्यूसली स्टिमुलेटिंग द गोनाडोट्रोफ सेल्स। इतना कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते हैं इसको कि GnRH रिसेप्टर्स ऑन द गोनाडोट्रोफ सेल्स, ये जो पर्पल कलर के मैंने रिसेप्टर्स बनाए हैं, इनको इतनी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलती है क्योंकि ये GnRH एगोनिस्ट इसके साथ ही बाउंड रहते हैं, इसकी इतनी स्टिमुलेशन करते रहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये GnRH रिसेप्टर्स डीसेंसिटाइज हो जाते हैं टू दैट GnRH। डीसेंसिटाइज मींस कि पिट्यूटरी को अब इनकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिट्यूटरी शट्स डाउन इट्स प्रोडक्शन। ये इन GnRH की बाइंडिंग की वजह से, ये ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से ये रिसेप्टर्स डीसेंसिटाइज हो गए हैं, कोई स्टिमुलेशन नहीं कर रहा है, कोई सेल के अंदर कोई मैसेज नहीं जा रहा, गोनाडोट्रोफ सेल्स के अंदर कोई मैसेज नहीं जा रहा, तो FSH और LH की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो इनिशियल फ्लेयर के बाद क्या आता है? ड्रॉप आ जाता है। पहले शुरू में बहुत ज्यादा FSH और LH रिलीज होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? then there is a drop in the concentration of these gonadotrophins. Obviously अब इनका ड्रॉप हो जाएगा concentration, किनका? FSH और LH का ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन का लेवल भी फॉल कर जाएगा। फिर जब इंजेक्शन देने बंद कर देते हैं, जब इंजेक्शन और नहीं दे रहे हैं, तो GnRH का जो इफेक्ट है, GnRH एगोनिस्ट जो है वो फिर रिसेप्टर्स से हट जाएंगे,
और रिसेप्टर से हट जाएंगे तो फिर उसके बाद स्टिमुलेशन नहीं रहेगी, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन नहीं रहेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से उसके गोनाडोट्रॉफ सेल्स के जो रिसेप्टर्स है फिर से धीरे धीरे सेंसिटाइजेशन उनको अपनी वापस मिल जाएगी और सारा सिस्टम वुड कम बैक इन लाइन। बहुत सारे पॉपुलर जीएनआरएच एगोनिस्ट हैं, उसमें से एक है ब्यूजेरेलिन, ये एगोनिस्ट दिया जाता है। और इट कैन बी ट्रिप्टोरेलिन, ये हो सकता है, और इट कैन बी गोजरेलिन, फिर नेफ्रोलिन, देन वी हैव ल्यूप्रोलाइड या ल्यूप्रोलिन। तो ये कई तरह के जीएनआरएच एगोनिस्ट हैं जो यूज किए जाते हैं। अभी मुझे आपको बताने हैं जीएनआरएच एंटागोनिस्ट। तो सपोज कर लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रॉफ सेल्स हैं और गोनाडोट्रॉफ सेल्स के ऊपर मैंने ये रिसेप्टर्स बना दिए, ठीक है, जीएनआरएच के रिसेप्टर्स। हम जो एंटागोनिस्ट है उसको हम ऑरेंज कलर से शो करते हैं। तो एंटागनिस्ट आएगा, एंटागनिस्ट क्या करते हैं, वो ना इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेते हैं, तो वो जीएनआरएच के रिसेप्टर्स के ऊपर ये एंटागनिस्ट जाके बाइंड कर लेंगे। अब ये जाके बाइंड कर लेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये हिलेंगे नहीं यहाँ से, एंड दे विल प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द जीएनआरएच, एक्चुअल जीएनआरएच को यहाँ आके बाइंड होने ही नहीं देंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, ये जीएनआरएच की एक्शन को स्टॉप करेंगे, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने एगनिस्ट के बारे में क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एगनिस्ट होते हैं वो रिसेप्टर के ऊपर जाते हैं, वहां जाके बाइंड करते हैं, जीएनआरएच की तरह काम करते हैं और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन करते रहते हैं, पावरफुल स्टिमुलेटर्स होते हैं और वो एफएसएच और एलएस का बहुत लार्ज रिलीज करवाते हैं। पर एंटागनिस्ट क्या करते हैं, एंटागनिस्ट तो उल्टा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, लेट मी शो द एंटागनिस्ट विद द पर्पल कलर। तो ये एंटागनिस्ट आएगा, आके इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये ना तो कोई स्टिमुलेशन करेगा इसकी, ना ये स्टिमुलेशन करके एफएसएच और एलएच का रिलीज कराएगा। इसका सिंपल मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो नॉर्मल साइकिल में वो पेशेंट जो नॉर्मल जीएनआरएच प्रोड्यूस कर रही है, वो पेशेंट के जीएनआरएच को इसके पास आने नहीं देना है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रॉफ सेल्स पे आके उसको अपना एक्शन करने नहीं देना है, यानी उसको अपना एफएसएच और एलएच रिलीज करने नहीं देना है। जब वो रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर लेंगे तो ऑब्वियसली जीएनआरएच आके वहां पे बाइंड होगा नहीं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन नहीं होगी, एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा, एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होंगे। तो दिस विल प्रिवेंट द होल, दिस विल सप्रेस द ईस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। ये एजेंट्स का एक्शन बहुत क्विक होता है। एंटागनिस्ट दे वर्क वेरी क्विकली, एगोनिस्ट जो हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं, उनको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो इनिशियल फ्लेयर अप करते हैं, इनिशियल फ्लेयर अप मतलब पहले लार्ज रिलीज करते हैं एलएच और एफएसएच का, फिर वो रिसेप्टर्स थोड़ी देर के बाद डिसेंसिटाइज होते हैं। इट टेक 7 to 10 days फॉर द एक्शन ऑफ जीएनआरएच एगनिस्ट टू टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंजेक्शन दिया, कोई फ्लेयर अप, इनिशियल फ्लेयर अप नहीं होना है कुछ, और सीधा ड्रॉप हो जाना है एफएसएच और एलएच में, और उसके बाद ड्रॉप हो जाना है ईस्ट्रोजन लेवल्स पे। यानी हमने नेचुरल हार्मोनल साइकिल को शट डाउन कर दिया, चाहे हम एगनिस्ट की हेल्प से करें चाहे हम एंटागनिस्ट की हेल्प से करें। तो इसको कुछ ही घंटे लगते हैं एंटागनिस्ट को। दे कॉज द सप्रेशन ऑफ दीज गोनाडोट्रोफिन प्रोडक्शन, यानी गोनाडोट्रोफिन प्रोडक्शन की सप्रेशन ये कर देते हैं विद इन आवर्स। सो दे विल आल्सो प्रिवेंट द एलएच सर्ज। 14वें दिन के बाद जब एकदम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ओव्यूलेशन हो जाती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का 14वें दिन लेवल बढ़ना इज कॉल्ड एलएच सर्ज। तो वो ये वाले एंटागनिस्ट क्या करते हैं, ये एलएच सर्ज को भी प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग controlled ovarian stimulation. So we have various examples of these and GnRH antagonists. So I have written the examples of various antagonists. ये है Ganirelix, Cetrorelix, Degarelix and Abarelix. तो ये antagonists हैं जो use किए जाते हैं। So there are many advantages and disadvantages of antagonists over agonists. तो जो एंटागनिस्ट हैं, एक स्लाइड और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आई विल टेल यू दैट कि बेटर उन दोनों में से कौन यूज किया जाता है और कौन गायनेकोलॉजिस्ट कौन सा मैक्सिमम यूज करते हैं। वी विल कम टू दैट। तो दिस स्लाइड इज शोइंग यू दैट हाउ द agonists and antagonists are working.
एगनिस्ट क्या करते हैं, इनिशियल रिएक्शन, पहले फ्लेयर अप होता है, फ्लेयर अप का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ LH एंड SH का रिलीज, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट में वो एगनिस्ट के वो बाइंड रहता है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, और डिसेंसिटाइज होने की वजह से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता कि उसके ऊपर GnRH का एगनिस्ट लगा हुआ है, तो LH और FSH का रिलीज बंद हो जाता है, उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। एंटागनिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं, रेड कलर इसलिए दिखाया है कि वो रिसेप्टर को आके ब्लॉक ही कर देते हैं, उसके ऊपर नॉर्मल GnRH का कोई इफेक्ट नहीं होने देते, FSH और LH का रिलीज बंद कर देते हैं। अब ये जो एगनिस्ट हैं और एंटागनिस्ट हैं, इनमें क्या फर्क है, इसमें भी LH का रिलीज ही प्रिवेंट होना है, उसमें भी LH का रिलीज प्रिवेंट होना है। हम चाहते हैं कि जो ओव्यूलेशन है वो हमारे कंट्रोल में हो, हम चाहते हैं कि जब इंजेक्शन दिया जाए तभी ओव्यूलेशन हो, और उसके बाद डॉक्टर्स क्या करें, वो एग को रिट्रीव कर लें। ओव्यूलेशन कौन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हमने सप्रेशन कर दिया है, हमने चाहे हम एगनिस्ट यूज करें चाहे हम एंटागनिस्ट यूज करें, बस फर्क क्या है, बेटर क्या है, बेटर एंटागनिस्ट है बिकॉज इट टेक्स आवर्स, और एगनिस्ट जो है इनका ड्यूरेशन लंबा होता है, इट टेक्स डेज, तो ये एक एडवांटेज है एंटागनिस्ट का, दैट दे टेक आवर्स एंड दे ब्रिंग डाउन द LH लेवल्स। एंटागनिस्ट जो है इनका इनमें कोई फ्लेयर अप फिनोमिना नहीं होता, वेयर एज इनमें GnRH एंटागनिस्ट में फ्लेयर अप होता है, पहले इनिशियल फ्लेयर अप, ये इनिशियल रिएक्शन जो है इनिशियल फ्लेयर अप होता है। GnRH एंटागनिस्ट जो हैं इसमें कोई लार्ज अमाउंट्स ऑफ, जैसे मैंने कहा LH और FSH का रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद ईस्ट्रोजन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ना तो LH और FSH का लेवल बढ़ता है, ना ही उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन्स क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ना ही स्टीरॉयड हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, राइट। तो कई बार क्या देखा गया है बहुत सारे पेशेंट्स में कि जैसे पहले GnRH एगनिस्ट दे दिया जाता है, इसको बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है। मैं अभी प्रोटोकॉल्स आपको दिखाऊंगी, एगनिस्ट के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, एंटागनिस्ट का क्या प्रोटोकॉल होता है। तो एगनिस्ट देना शुरू करना पड़ता है विमेन का जो फ्रेश मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरा होने से 6-7 दिन पहले, यानी कि 21वें 22वें दिन, जब कॉर्पस ल्यूटियम की डिग्रेडेशन शुरू होती है, जब कॉर्पस ल्यूटियम अपना प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तभी इसके इंजेक्शन देने शुरू कर दिए जाते हैं एगनिस्ट के, क्योंकि आपको मैंने कहा 7 से 10 दिन लगते हैं इसका असर आने में, तो ये 7 मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7-10 दिन पहले ही, 7 से 10 दिन पहले ही शुरू किया जाता है। तो पेशेंट्स में देखा गया क्योंकि इसको बहुत जल्दी देना पड़ता है, तो जल्दी देने की वजह से कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में सिस्ट की प्रॉब्लम देखी गई, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जबकि एंटागनिस्ट को बहुत लेट देना पड़ता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी शुरू होने के 6-7वें दिन दिया जाता है, तो इसलिए सिस्ट फॉर्मेशन नहीं देखा गया इन केस ऑफ एंटागनिस्ट। एगनिस्ट ट्रीटमेंट में हॉट फ्लशेस भी देखे गए हैं। हॉट फ्लशेस क्या होते हैं, हॉट फ्लशेस में विमेन जो हैं, जिस पेशेंट को ये दिए जा रहे हैं एगनिस्ट, उनके बॉडी में हार्मोनल लेवल्स के चेंजेस की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है, एंजाइटी होती है, स्वेटिंग होती है, सो ऐसे हॉट फ्लशेस जो हैं वो एगनिस्ट एंटागनिस्ट के साथ ऑब्जर्व नहीं किए गए। एक और चीज क्या ऑब्जर्व की गई है कि जब हम एगनिस्ट यूज करते हैं तो एगनिस्ट में टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस, हमें इसको बाद में गोनेडोट्रोफिन देने पड़ते हैं ना, जो मैंने आपको कहा 3 इंजेक्शंस मेनली देने पड़ते हैं, एक होता है या तो एगनिस्ट और एंटागनिस्ट में से एक देना पड़ता है, उसके बाद देने पड़ते हैं गोनेडोट्रोपिन, फिर मैंने कहा ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो जो गोनेडोट्रोपिन में से जो FSH है उसका इंजेक्शन ज्यादा देने पड़ते हैं if you are using agonist treatment. If you are using antagonist treatment, then the total number of injections required, total number of gonadotropin injections required, follicle stimulating hormone के जो इंजेक्शन हैं उनका नंबर ऑफ इंजेक्शन कम हो जाता है, और एंटागनिस्ट जो ट्रीटमेंट है इसकी वजह से थोड़ा कम कॉस्टली भी हो जाती है। सो इसमें क्योंकि प्रोटोकॉल ये लंबा होता है, एगनिस्ट के साथ जो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोटोकॉल होता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग प्रोटोकॉल, और जो एंटागनिस्ट के साथ जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है दैट इज शॉर्ट प्रोटोकॉल। तो जितना प्रोटोकॉल छोटा होगा उतना पेशेंट की कंफर्ट ज्यादा होगी,
तो इसलिए जो एंटागनिस्ट वाला प्रोटोकॉल है दैट इज द प्रेफर्ड वन एंड दैट इज बेटर। इसमें एक सिंड्रोम होता है, उसका नाम है OHSS, दिस इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन मतलब क्योंकि ओवरी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रही है, इनिशियल फ्लेयर अप हो रहा है इन केस ऑफ एगनिस्ट ट्रीटमेंट, तो ये एक मेडिकल कंडीशन अराइज हो जाती है। इसमें थोड़े से सिम्टम्स ज्यादा ज्यादा नहीं होते, बट कभी कभी ये कंडीशन सीवियर हो जाती है एंड इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जो सीवियर तरह का सिंड्रोम होता है उसमें वेट गेन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, नोशिया एंड वॉमिटिंग होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और एब्डोमेन जो है वो बहुत टाइट फील होता है और एनलार्ज हो जाता है। ये जो OHSS का रिस्क है किसके साथ ज्यादा देखा गया है? एगनिस्ट ट्रीटमेंट के साथ, वेयर एज इसका रिस्क इज वेरी मच लेस विद GnRH एंटागनिस्ट। तो हम ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं इनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वी विल बी सीइंग दोज प्रोटोकॉल्स। तो वो प्रोटोकॉल्स देखने से पहले मैंने आपको 3 इंजेक्शंस बोले थे। मैंने कहा था या तो GnRH एगनिस्ट दिए जाते हैं या GnRH एंटागनिस्ट दिए जाते हैं, उन दोनों का डिस्कशन हमने कर लिया। फिर मैंने कहा बाकी के 2 इंजेक्शन में से एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन और दूसरा होता है HCG का इंजेक्शन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और HCG का इंजेक्शन, इनका सिग्निफिकेंस तो पता ही होगा आपको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता है क्यों दिया, ये बॉडी नॉर्मली भी रिलीज करती है, इसका क्या काम होता है? इट प्रमोट्स फॉलिक्यूलोजेनेसिस, दैट मींस इट हेल्प्स इन द स्टिमुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फॉलिकल, दैट फॉलिकल बिकम्स capable of ovulating and that after ovulation that mature follicle will give rise to corpus luteum। तो उस फॉलिकल को ओव्यूलेशन करने के लिए और कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? FSH का। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन कहाँ काम आता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन जो होता है इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसी होती है? किससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर है इसकी? इसकी स्ट्रक्चर मिलती है LH से। आपको पता ना LH का क्या काम होता है? LH का काम होता है ओव्यूलेशन कराना, तो वही काम HCG का भी है। HCG का क्या काम है? इट प्रमोट्स द फाइनल फॉलिकुलर मैच्योरेशन स्टेजेस एंड फाइनली ओव्यूलेट करवाता है। जब HCG का इंजेक्शन दिया जाता है तकरीबन उसके 36 आवर्स के बाद तो ओव्यूलेशन हो जाती है, और उसी टाइम ओव्यूलेशन के टाइम जो ओवम पिकअप है वो शुरू हो जाता है। यानी डॉक्टर्स वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के उसमें से एक नीडल डाल के एक वायल में वो इकट्ठा कर लेते हैं, ये एग्स रिट्रीव कर लेते हैं मैच्योर फॉलिकल्स में से। HCG की सप्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। HCG की सप्लीमेंटेशन से oocytes मैच्योर हो जाते हैं, यानी एग्स मैच्योर हो जाते हैं। ये इंजेक्शन देने की वजह से बाकी दूसरे गोनेडोट्रोफिन्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है और हाई क्वालिटी एग्स मिलते हैं। सो ये पिक्चर क्या शो कर रही है? दिस पिक्चर इज शोइंग द 2 प्रोटोकॉल्स। एक प्रोटोकॉल में हमने यूज किया है GnRH एगनिस्ट, ये GnRH एगनिस्ट का प्रोटोकॉल है, ये लंबा होता है, और एंटागनिस्ट का प्रोटोकॉल विच इज शॉर्ट। इसके आगे और भी टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो एगनिस्ट का प्रोटोकॉल है उसमें देखो क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि एगनिस्ट वाला साइकिल जो है दैट बिगिंस एट डे 20 और डे 21 ऑफ प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये शुरू कर दिए जाते हैं 20th डे ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये शुरू कर दिया, और ये कौन सा टाइम होता है? 20th डे ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कौन सा दिन होता है? ये वो दिन होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम स्लोली डीजेनरेट कर रहा होता है और GnRH एगोनिस्ट को कंटिन्यू किया जाता है। कितने दिन तक कंटिन्यू किया जाता है? अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें या 12वें दिन तक। कुछ प्रोटोकॉल्स में 10वें दिन तक कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स में 12वें दिन तक कंटिन्यू करते हैं। तो ये अगले साइकिल का फॉलिकुलर फेज चल रहा है, ये पिछले साइकिल का ल्यूटियल फेज था। ल्यूटियल फेज के 20वें दिन उसका इंजेक्शन शुरू कर देते हैं GnRH एगनिस्ट का, और ये नेक्स्ट साइकिल के 10वें दिन तक
या कुछ कुछ 12वें दिन तक भी कंटिन्यू करते हैं। जीएनआरएच एगनिस्ट का क्या काम है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जीएनआरएच एगनिस्ट क्या करते हैं, ये दे प्रिवेंट द स्पॉन्टेनियस फॉलिकल रप्चर ड्यू टू एलएच सर्ज एंड प्रमोट फॉलिकल डेवलपमेंट। एलएच सर्ज क्योंकि किसकी वजह से होता है, 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है। पर क्योंकि जीएनआरएच एगनिस्ट देना हमने शुरू कर दिया इतने दिन पहले, 7 से 10 दिन के बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है, सारा एफएसएच और एलएच का रिलीज जो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो बंद हो गया है, एलएच सर्ज नहीं हो रहा, एलएच सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। एंड फिर ये क्या करेगा, ये जीएनआरएच एगनिस्ट सिर्फ क्या कर रहा है, इट इज सिंपली प्रमोटिंग फॉलिक्यूल डेवलपमेंट। तो फिर उसके बाद इसी साइकिल में डे 1 से एफएसएच के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, राइट। पीले रंग के जो है एफएसएच के इंजेक्शन है, यानी कि 10 दिन तक या 12 दिन तक दिए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 20 से आपने जीएनआरएच का एगनिस्ट देना शुरू किया, वो आपने अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन तक या 12वें दिन तक कंटिन्यू रखा, और आपने फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन भी देना शुरू कर दिया डे 1 ऑनवर्ड से 10वें दिन तक या 12वें दिन तक, यानी साइमल्टेनियसली 2-2 इंजेक्शन एवरी डे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 10वें दिन या 12वें दिन क्या किया जाता है, 10वें दिन भी अल्ट्रासाउंड करके एग्स की क्वालिटी देखी जाती है कि एग्स का साइज कितना हो गया है, फॉलिकल का साइज कितना हो गया है। अगर तो फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर या 19 मिलीमीटर हो गया है, तो उस टाइम जो एग्स हैं दे आर मैच्योर। और उस स्टेज पे 10वें दिन या 12वें दिन जब भी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ने आपको कहा कि एग्स मैच्योर हो गए हैं, पर उस टाइम क्या दे दिया जाता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का इंजेक्शन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन क्या करता है, दिस प्रमोट्स फाइनल फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन, फाइनल स्टेप्स फॉलिक्यूल की मैच्योरेशन में, एंड फाइनली ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब कब हो जाएगी, 36 आवर्स के बाद, यानी कि जब इंजेक्शन दिया तो 14वें दिन जब 36 घंटे पूरे हो जाएंगे तब ओवम पिकअप किया जाता है। ओपीयू मींस ओवम पिकअप, या इसे हम और क्या कहते हैं, ओवम पिकअप को हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल। दिस इज अबाउट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम ये पिकअप कर लिया जाता है। सो ये हो गया हमारा एगनिस्ट का प्रोसीजर। ये लॉन्ग होता है प्रोटोकॉल, आप देख रहे हो, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ही शुरू हो गया ये, और कितना लंबा टाइम तक हम देते रहते हैं एगनिस्ट के इंजेक्शन। अब एंटागनिस्ट का प्रोसीजर कर लेते हैं। ये फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए जाते हैं, और डे 1 से ही, और 6th डे पे एंटागनिस्ट के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए जाते हैं। पहले सिर्फ क्या दे रहे हैं, गोनेडोट्रोफिन दे रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उससे क्या होगा, फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योरेशन होगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट्स में ये एफएसएच दिया जाता है। फिर 6th डे में एंटागनिस्ट दे देते हैं हम। एंटागनिस्ट ने जाके वहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे लग जाना है, वहाँ जाके उसको पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन को रोक देना है, और वहाँ एलएच और एफएसएच का रिलीज बंद कर देना है। तो एफएसएच तो आप दे ही रहे हो, एलएच आपको चाहिए नहीं है, क्योंकि एलएच के बदले आप एंड में एचसीजी दे दोगे। सो दे अगेन, एंटागनिस्ट का भी क्या काम है, वही काम जो एगनिस्ट का था, क्या करना, टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस फॉलिकल रप्चर एंड प्रमोटिंग फॉलिकल डेवलपमेंट। तो ये इसका काम है एंटागनिस्ट का। फिर उसके बाद सेम सिचुएशन ही है, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग कर ली जाती है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के बाद अगर लगता है कि एग का साइज सही आ गया है, एग का या फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर हो गया है डायमीटर में, फिर उसके बाद एचसीजी का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद वो एग्स जो है वो 36 के आवर्स के बाद ओव्यूलेट एग्स रिलीज हो जाएंगे। फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब की हेल्प से ओवम पिकअप कर लिया जाता है। इट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके ऊपर मैं आऊंगी, एम्ब्रियो ट्रांसफर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन 6th स्टेप है ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द शॉर्ट प्रोटोकॉल बाय एंटागनिस्ट। तो मैं उसके बाद हम ना, ये जो शॉर्ट प्रोटोकॉल है इसमें भी ना 2 टाइप्स हैं। एक है सिंगल डोज मेथड, सिंगल डोज फिक्स्ड मेथड कहते हैं, इसे फ्रेंच प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये वाला जो मेथड इस डायग्राम में दिखाया है ये है सिंगल डोज वाला फिक्स्ड फ्रेंच प्रोटोकॉल है। ये फिक्स्ड फ्रेंच प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, इसमें ना जीएनआरएच एंटागनिस्ट के 2 प्रोटोकॉल्स बता रही हूँ मैं, एक सिंगल डोज बताऊंगी, एक मल्टीपल डोज बताऊंगी। सिंगल डोज में मैंने ये डिस्कस किया है फ्रेंच प्रोटोकॉल। इसमें आपको
बहुत सारे इंजेक्शन नहीं देने हैं एंटागनिस्ट के, आपको एक सिंगल डोज देनी है, और वो सिंगल डोज जनरली 6th डे को दी जाती है। यानी फर्स्ट डे से आप या सेकंड डे से आप क्या शुरू कर देते हो, गोनेडोट्रोफिन शुरू कर देते हो, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देना शुरू कर देते हो। 6th डे को आप सिंगल डोज देनी है, सिर्फ 3 मिलीग्राम का इंजेक्शन देना है आपको एंटागनिस्ट का, उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज होती है, बहुत ज्यादा डोज होती है, तो सडन क्या हो जाएगा, सडन सप्रेशन हो जाएगा, सडन सप्रेशन ऑफ FSH एंड LH रिलीज। तो ये उसको रिलीज नहीं होने देगा, फिर ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा, और ये 4 दिन तक, इसका असर 4 दिन तक रहता है, और चौथे दिन के बाद फिर HCG का इंजेक्शन दे देते हैं। 11th डे को HCG दे देते हैं। पहले अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग में देखते हैं कि अगर फॉलिकल का साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 मिलीमीटर आ गया है, तो तब वो HCG का इंजेक्शन दे देते हैं। HCG के इंजेक्शन के बाद फिर ओव्यूलेशन हो जाती है, फिर उसके 36 घंटे के बाद ओवम पिकअप कर लिया जाता है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लेते हैं 48 to 72 आवर्स आफ्टर ओवम पिकअप। और अगर इमीडिएटली नहीं करना है embryo transfer, then the embryo is frozen and it is later used. So this was the single dose protocol. Coming to the multiple dose protocol. मल्टीपल डोज प्रोटोकॉल दो तरह के हैं, एक है फिक्स्ड प्रोटोकॉल, दूसरा है फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल। जो फिक्स्ड प्रोटोकॉल है उसमें एंटागनिस्ट, ये जो पहले नीचे देखो, ये जो रेड बार है, ये शो कर रहा है कि गोनेडोट्रोफिन ट्रीटमेंट तो कंटिन्यूअस चलेगी, पहले दिन से लेके सेकंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके कंटिन्यूअस, जब तक आप HCG का इंजेक्शन नहीं देते हो तब तक वो चलता ही रहेगा। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल में फर्क क्या है? फिक्स्ड प्रोटोकॉल में एंटागनिस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर दिया जाता है ऑन द 6th डे ऑफ स्टिमुलेशन, और एंटागनिस्ट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर या उससे ज्यादा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद एंटागनिस्ट के इंजेक्शन स्टॉप कर दिए जाते हैं और HCG को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है? फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल में क्या देखते हैं, फॉलिकल का साइज देखते हैं पहले, अगर वो 14 मिलीमीटर पहुंच गया है उसके बाद इंजेक्शन दिया जाता है GnRH एंटागनिस्ट का। मल्टीपल डोज में क्या है, मल्टीपल डोज में आप सिंगल डोज नहीं दोगे, मल्टीपल डोज में आप एक दिन शुरू करोगे अपना एंटागनिस्ट देना, उसके बाद एंटागनिस्ट की ट्रीटमेंट चालू रखोगे जब तक आपको HCG का इंजेक्शन नहीं देना। यानी मल्टीपल डोज हो गए, जितने भी दिन हुए, छठे दिन से लेके अगर 11वें दिन आपको इंजेक्शन देना है तो 5 दिन आपको क्या देना है, एंटागनिस्ट देना है। तो ये फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, मल्टीपल डोज है, यानी इतनी सारी डोजेस देनी है आपको, है ना, तो फिक्स्ड है, छठे दिन पे आपको शुरू करना है। फ्लेक्सिबल में क्या है, फ्लेक्सिबल में आपको ये नहीं देखना कि मुझे छठे दिन देना है कि 7वें दिन इंजेक्शन देना है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको देखना है, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करनी है, अगर फॉलिकल का साइज 14 मिलीमीटर है, यानी कि 14 मिलीमीटर पहुंच चुका है, उसके बाद आप क्या देना शुरू करो, एंटागनिस्ट देना शुरू करो, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल। तो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज कि हमारा ओवेरियन स्टिमुलेशन हमने कंट्रोल तरीके से किया है, हमने नेचुरल हार्मोनल साइकिल को सप्रेस कर दिया, नेचुरल रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी वर स्टॉप्ड, और उसमें से हम FSH भी बाहर से देने लग गए, और LH के बदले हम ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन दे देते हैं। एट द एंड जब हमें पता चलता है, हमें लगता है कि इतने सारे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, और उन सभी में से एग्स रिट्रीव किए जा सकते हैं, तो उस टाइम अपने हिसाब से ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का इंजेक्शन देके ओव्यूलेशन कराई जाती है, और उसके बाद जो है वो साइट रिट्रीवल कर लिया जाता है। दिस इज अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन in which you can see all the steps. Egg production stimulated by hormone therapy. Eggs are retrieved from the ovary. Sperm sample is provided. Egg and sperm combine to allow fertilization. Then the fertilized egg is implanted into the uterus. The uterus can be of the same mother, same female from whom the eggs have been taken, or she can be some surrogate female used for the pregnancy or for the conception. So I will be discussing all these steps in details, but now we will first discuss the history of in vitro fertilization. Walter Heape was a British zoologist. He was an embryologist also. He became popular for the
successful embryo transfer. What he did in the year 1890, he successfully transplanted a fertilized egg, a fertilized ovum from one female rabbit to another female rabbit. जो मैं आपको सरोगेट मदर कह रही थी ना, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो सरोगेट मदर के बदले यहाँ पे हम फॉस्टर मदर कहेंगे। तो एक फीमेल रैबिट से दूसरे फीमेल रैबिट के यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसप्लांट किया वाल्टर हीथ ने। सो ही वाज अ पायनियर इन दिस फील्ड। Next came MC Chang. MC Chang was a Chinese American reproductive biologist. He was also a pioneer in vitro fertilization. He first of all carried out successful in vitro fertilization in rabbits. He's also the co-developer of birth control pills. You know about birth control pills, the pills or the tablets which the women take in order to prevent the pregnancy from happening. So when a woman does not want to carry a child, doesn't want to conceive, she takes birth control pills, which are also known by the name of contraceptives. So those contraceptives development, he was a co-developer in that development of birth control pills. Next came Robert G. Edwards. इन्होंने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम था लुई ब्राउन, she was born in 1978 on 25th of July. She was the first child to be produced, first test tube baby to be produced by in vitro fertilization. So this happened in year 1978. Dr. Edwards is also known for discovering important principles of human fertilization of human egg cells in test tubes. He also made it possible to treat infertility in couples. So infertility is a medical condition. It affects a large proportion of couples all over the world. So he was the first to treat infertility by this method, by producing test tube babies. Robert G. Edwards was also awarded the Nobel Prize in 2010 for his work for the development of human in vitro fertilization therapy. जहाँ तक इंडिया की हिस्ट्री का सवाल है, इंडिया में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, he was a physician, he was a doctor from Kolkata. So he was the person who created world's second and India's first test tube child. World's second क्यों? Louis Brown was born in year 1978 जुलाई में, और उस डेट से 25 जुलाई में 67 days के बाद in the same year the world's second test tube baby was born. That was world's second test tube baby and India's first test tube baby. Her name was at that point of time her name was Durga, but her actual name is Kanupriya Agrawal. She recently celebrated her 40th birthday, and she was the first in vitro. She was the first test tube baby who was produced by in vitro fertilization. So Dr. Subhash, he was very unfortunate. West Bengal government did not support his achievement. He was ridiculed. He was made fun of. The gynecologists in Kolkata and other scientific fraternity, they made fun of him. They told the government that his achievements was bogus. He was also denied permission by the government to travel to Japan. He was invited to Japan to present his work. He was invited there so that he may discuss his achievement outside his country, but West Bengal government and moreover Indian government also denied permission to him to travel to Japan. So due to all this hopelessness, he committed suicide in the year 1981. Dr. Subhash had used cryopreservation technique use किया था to preserve the human embryo. At very low temperatures embryo को उन्होंने preserve किया था, और उस time के हिसाब से that technique was very advanced. So we will be discussing that technique also. Now I will discuss with you the problems which are faced by the couples all over the world and which lead to infertility. And those problems have other solutions also. That means they can be treated by surgery, but some problems are such that even after surgery, the problem is not solved. So in vitro fertilization is the only solution in many such problems. So there are many problems. First is tubal problem, tubal disease or tubal problem. Tubal problem is the blocked or the damaged fallopian tubes.
जिन women की blocked या damaged fallopian tubes होती हैं, उनमें fertilization नहीं हो सकती. Egg would be released and egg will be moving from the ovary through the fimbriae into the fallopian tube, यहाँ पे where the fertilization take place. But if the fallopian tubes are blocked, if the fallopian tubes are damaged, then the egg may not travel down the fallopian tube and it may not get fertilized. So in that case, in vitro fertilization is used. So there can be tubal pregnancy also, that is very harmful, very dangerous. Sometimes the pregnancy happens, the implantation happens in the fallopian tubes, that is also a problem. So second problem is in endometriosis. Endometriosis एक बहुत ही painful disorder है. इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि यूट्रस की इनर वॉल को लाइन करता है, वही टिश्यू यूट्रस के बाहर कई जगह पे हो जाता है. कहाँ हो जाता है? जैसे ओवरीज में ऑल्सो भी इन्वॉल्व, यहाँ पे जैसे ओवरी में दिखाया हुआ है, फिलोपियन ट्यूब्स के आसपास हो जाएगा, एंड इवन द पेल्विस, टिश्यूज लाइनिंग द पेल्विस, तो वहां पे भी एंडोमेट्रियम जो है that may get formed, right? It grows outside when it grows outside the uterus, that is called endometriosis. When the endometrium, which is normally lining the uterus, when it grows outside the uterus and when it involves either the ovaries or the fallopian tubes or the pelvis, then that problem is called endometriosis. और when endometriosis involves ovaries, तो उस टाइम cysts बन जाते हैं. ये cysts जो हैं ऐसे cysts बन जाते हैं and इनको कहते हैं endometriomas. So endometriomas may form. Third problem जो हो सकती है, that is ovulatory dysfunction. Ovulatory dysfunction क्या होता है? Polycystic ovarian syndrome या दूसरी ovulatory problems. तो ovulatory dysfunctions में क्या हो सकता है? Ovulation may be absent. Menses जो होते हैं, they can be irregular and menses may also be absent. So इसको तो polycystic ovarian syndrome उसे बोलते हैं. So उसमें माइल्ड ओबेसिटी हो जाती है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं और एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है, ओव्यूलेशन में भी एब्सेंट, और ओवरी में बहुत सारे इस तरह के सिस्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. देन देयर कैन बी एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी. दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में वुमेन का जो ओवेरियन फंक्शन है, इट मे बी डिमिनिश्ड विद एज, यानी कि जैसे जैसे वुमेन की एज होती जाती है वैसे वैसे ओवेरियन फंक्शंस, यानी कि ओव्यूलेशन, द क्वालिटी ऑफ द एग, द नंबर ऑफ द एग्स, द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स, क्रिएशन ऑफ द ईस्ट्रोजन्स एंड मेंस्ट्रुएशन, तो वो सारे ओवेरियन फंक्शंस विद एज डिमिनिश होते जाते हैं. तो जैसे ही वो ओवेरियन फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, फिर उस कंडीशंस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज करनी पड़ती है. Another problem can be male factor sterility. तो मेल फैक्टर स्टेरिलिटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दे कैन बी अज़ूओस्पर्मिया. तो अज़ूओस्पर्मिया में सीमेन होता है, उसमें स्पर्म्स बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं. दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ओलिगोज़ूओस्पर्मिया. ओलिगोज़ूओस्पर्मिया क्या है? बहुत कम नंबर ऑफ स्पर्म्स इन द सीमन सैंपल. फिर अगला है एस्थीनोज़ूओस्पर्मिया. एस्थीनोज़ूओस्पर्मिया क्या है? स्पर्म मोटिलिटी जो है मेल में रिड्यूस हो जाती है. स्पर्म मोटिलिटी मींस स्पर्म जब तक मूव नहीं करेगा until and unless it enters to the women's vagina and it does not move through these places and doesn't move into the fallopian tube. इस सारे काम के लिए स्पर्म को क्या करना पड़ता है? स्पर्म के पास फ्लैजेला होता है और स्पर्म को बहुत मूव करना पड़ता है, बहुत सारा एनर्जी एटीपी की बर्निंग होती है. तो अगर वो सारे काम वो नहीं करेगा, स्पर्म यानी मूव ही नहीं करेगा, so that will lead to infertility. Then another problem can be uterine fibroids. Fibroids generally non-cancerous growths होती हैं of the uterus, जब जो women के child bearing years के during appear होते हैं. So here you are seeing the fibroids. एक single fibroid हो सकता है, multiple fibroids भी हो सकते हैं. Fibroids किसके बने होते हैं? They are made up of connective fibrous tissue. Then there can be a problem of polyps. Polyps क्या है? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो जिस टिश्यू की बनी हुई है उसी टिश्यू के पॉलिप्स बने होते हैं. So these are growths which are attached to the inner wall of the uterus. So they extend into the uterine cavity. आप इसमें देख ही रहे हो कि they are attached to the wall of the uterus and they are extending into the uterine cavity. So they can be attached to the uterus by a wide base or a narrow stalk. यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी सी डंडी से वो
पूरा जो पॉलिप है वो जुड़ा हुआ है इनर वॉल से, या वो एक ब्रॉड बेस होती है उनकी, उससे वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच रहते हैं। इनको हम एंडोमीट्रियल पॉलिप्स भी बोलते हैं। देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ यूट्रन सेप्टम, ये सेप्टम भी प्रेजेंट हो सकता है। ये सेप्टम क्या है, ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब यूट्रस के पास एक वेज होता है एक्स्ट्रा टिश्यू का, और जो वो वेज होता है एक्स्ट्रा टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड द सेप्टम। और वो वेज जो होता है वो दैट इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप है। और सेप्टम क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, एंड इट कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग, इट कैन एक्सटेंड टिल द एंड ऑफ द, फ्रॉम द टॉप ऑफ द यूट्रस टू द एंड ऑफ द सर्विक्स। और उससे क्या होगा, वो यूट्रस को दो कैविटीज में डिवाइड कर देता है, दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। उसके अलावा देर आर 2-3 अदर रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। एक होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, दीज विल बी द एंटीबॉडीज व्हिच विल बी फाइटिंग द स्पर्म। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम इट टारगेट्स द स्पर्म इन द मैन्स सीमन एज एन इन्वेडर, एंड इम्यून सिस्टम डैमेजेस और किल्स द sperms. So these are not common. Both men and women can have them. It can be a result of some disease in the man or a result of some allergy in the woman. So these are not very common. Then there is PGT. PGT क्या होती है? This is pre-implantation genetic testing. ये क्या होती है? कभी कभी जब एम्ब्रियोज अभी इम्प्लांट नहीं हुए होते, उससे पहले उनकी जेनेटिक टेस्टिंग रेकमेंड की जाती है। किन पेशेंट्स के लिए? जो पेशेंट्स एट रिस्क होते हैं। सपोज कर लो एक कपल है, वो कपल में फादर या मदर को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, देन देयर इज थैलेसीमिया, तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि दे शुड गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सो दैट जब वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो जाइगोट एम्ब्रियो बनना शुरू हो, तो ये वाली टेस्टिंग जो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर ही हो सकते हैं ये टेस्ट। तो वो डॉक्टर्स उन एम्ब्रियोज के ऊपर टेस्ट करते हैं और उनके देखते हैं कि whether they will be suffering from genetic diseases or not, and then accordingly the parents are informed, and if they take the decision to carry on with the pregnancy, तो वो carry on कर सकते हैं, otherwise they can drop the idea. So these are the various problems of infertility which can have only in vitro fertilization as the solution. So now we will be discussing the various steps of in vitro fertilization. So there are many, these are the various steps, 7 steps in vitro fertilization. First is initial evaluation. Second is the suppression of natural hormonal cycle. Third is ovarian stimulation. Fourth is collection of oocytes. Fifth is collection of sperms. Sixth is in vitro fertilization of oocytes. And seventh is embryo transfer. Initial evaluation में क्या करते हैं? It is completed in 1 menstrual cycle. और इसमें usually क्या किए जाते हैं? Blood test किए जाते हैं to evaluate the ovarian reserve testing of the uterus and fallopian tubes. Then fallopian tubes और uterus की कैसी condition है उसकी testing करते हैं, semen analysis to evaluate the male factor. और उसमें सबसे पहले जो है वो है ovarian reserve testing. ये जो slide है, this shows जो हमारी इनिशियल इवैल्यूएशन है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। इसका एक्चुअल मीनिंग तो क्या है कि हमें एग काउंट देखना होता है। ये जो टेस्टिंग होती है इसमें एक तो एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये है AMH ब्लड टेस्ट, और एक एंट्रल फॉलिकल काउंट AFC। सो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है? दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इनसाइड द ओवेरियन फॉलिकल्स। जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें ये चेक किया जाता है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर तो एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल बहुत हाई है तो इसका क्या मतलब है कि कपल हु हैज कम, उसमें दे हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। दैट मीन्स उनके जो एग हैं उसका ओवेरियन फंक्शन इज गुड। दैट मीन्स अगर तो उसके डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, अगर वो इतने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे तो ही वो एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएंगे। जितना ज्यादा लेवल होगा AMH का, उतना ज्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स को वो डॉक्टर्स एस्टिमेट करते हैं। यानी कि हाई लेवल्स ऑफ AMH दे इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरीज आर लार्ज। उसके अलावा फिर होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल काउंट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द डॉक्टर बाय यूजिंग अ वजाइनल अल्ट्रासाउंड।
एक अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है इसके लिए। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि दे विजुअलाइज द ओवरीज। आफ्टर विजुअलाइजिंग द ओवरीज द डॉक्टर कैन काउंट द एक्टिवेटेड फॉलिकल्स। आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि फॉलिकल ग्रो करना शुरू करता है, फिर उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, याद है? उस कैविटी को हम एंट्रम कहते थे। तो जो भी डेवलपिंग फॉलिकल्स होंगे, जो भी एक्टिव फॉलिकल्स होंगे, उनके अंदर क्या मिलेगा? एंट्रम मिलेगा, यानी उनके अंदर कैविटी मिलेगी। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं ओवरी का। ओवरी के अल्ट्रासाउंड में विजुलाइज करते हैं ओवरीज को, उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ एक्टिवेटेड फॉलिकल्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। एंड दे यूज दिस नंबर, ये एंट्रल फॉलिकल काउंट, जिस जिसमें कैविटी मिलेगी, जिस जिस फॉलिकल में कैविटी मिलेगी, दैट मींस दैट इज एन एक्टिव फॉलिकल। तो डॉक्टर्स फिर इस नंबर को यूज कर लेते हैं टू एस्टिमेट अ वुमेन्स टोटल ओवेरियन रिजर्व। वुमेन्स टोटल ओवेरियन रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज स्मॉल एंट्रल, यहाँ पे एंट्रम छोटा है, कैविटी छोटी है, ये लार्ज एंट्रल है। फिर उसके बाद आपको पता है कि एग क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, एंट्रम बड़ा हो जाता है और एग जो है वो निकल जाता है। तो इस सारी स्टेजेस में आपको पता है ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्राडायोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ईस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। So the antral follicle count tells the doctors that women's total ovarian, tells the doctor about the women's total ovarian reserve, that is tells about the total egg count. So there are some older methods also जो कि less accurate methods हैं ओवेरियन रिजर्व कैलकुलेट करने के। वो है FSH का कैलकुलेशन, ईस्ट्राडायोल का और इनहिबिन का। These are the older methods which were used to यूज फॉर ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। सो FSH की बात करते हैं। FSH आपको पता है, दिस इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस काम के लिए चाहिए होता है? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको ग्रो कराता है, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉलिकल्स टू स्क्रीट ईस्ट्रोजन्स। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ये ईस्ट्रोजन स्क्रीट करते हैं। सो this is the only hormone which is responsible for the maturation of the follicles. अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं होगी, और मैच्योरेशन के बाद ही ल्यूटियल हार्मोन की सिक्रीशन के बाद ओव्यूलेशन होता है ना? ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले प्रिपेयर करता रहता है, मैच्योर करता रहता है, फिर 14 डेज के बाद ल्यूटियल हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। उस टाइम मैंने कहा था जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन्स हैं वो प्रमोट करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ता है वैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। फीडबैक इनहिबिशन बताया था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ज्यादा प्रेजेंट है और ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन देखे जाते हैं। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका ये इंडिकेशन है कि ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन एंड इट रीचेस द ओवरी थ्रू द ब्लड, एंड वो ओवरी को जाके वहां फॉलिकल्स की मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। तो अगर ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन को कितना काम ज्यादा करना पड़ रहा है टू स्टिमुलेट द ओवरीज टू ओव्यूलेट, यानी कि पहले तो मैच्योर होंगे फिर ही ओव्यूलेट होंगे ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा, इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड मींस ब्रेन हैज टू वर्क हार्डर, ब्रेन हैज टू रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ FSH टू स्टिमुलेट द ओवरीज टू ओवुलेट। ये इनडायरेक्ट टेस्ट है ओवेरियन रिजर्व का, यानी कि ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं वो इतनी एक्टिवली मैच्योर नहीं हो रहे हैं, ज्यादा FSH की जरूरत पड़ रही है। That means high levels of FSH indicate low ovarian reserve, whereas high levels of AMH indicate high ovarian reserves. समझ में आ गया? और enteral follicle count tells that how many growing follicles are there. It tells us about the total number, women's total ovarian reserve. ठीक है? So ये testing generally want a third day, सेकेंड या थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कैलकुलेट की जाती है सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द साइकिल। सो ओवेरियन रिजर्व टेस्ट जो भी हैं दे टेल अस अबाउट द वुमेन्स एग काउंट। ये एग काउंट जो है दिस इज वन फैक्टर इन फर्टिलिटी, दिस इज ओनली अ वन फैक्टर।
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग की क्वालिटी। एग की क्वालिटी का मतलब क्या एग जेनेटिकली नॉर्मल है। इफ द एग की क्वालिटी से क्या मतलब है, क्या एग जेनेटिकली नॉर्मल है। जेनेटिकली नॉर्मल मींस इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है बिल्कुल एक्यूरेट क्रोमोसोम नंबर है, जितना जरूरत है उतना ही क्रोमोसोम नंबर है, जेनेटिकली नॉर्मल। आपको पता ही है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर क्या होगा उसमें, एग में, एग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो एग में जो क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 23। तो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कि वो एबनॉर्मल है, जेनेटिकली एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइड, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है दैट इज नॉट नॉर्मल, कम ज्यादा, लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, एडिशन ऑफ अ क्रोमोसोम, इस तरह से एन्यूप्लॉइड है क्या। तो ये एग की क्वालिटी होनी चाहिए। एग की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्स एबनॉर्मल होंगे, इफ द एग्स आर एबनॉर्मल, इफ सम एग इज एबनॉर्मल, तो क्या होगा, दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी, miscarriage, and it also will lead to some genetic disorders such as Down syndrome. So वैसे तो देर इज नो डायरेक्ट टेस्ट फॉर एग क्वालिटी जो कि एडवांस में किया जा सके, बट सिर्फ इतना पता है कि नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल एग्स की क्या परसेंटेज है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एज। द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल एग्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एज। यंगर वुमेन के पास क्या होंगे, दे विल हैव मोस्टली नॉर्मल एग्स, जबकि ओल्डर वुमेन के पास क्या होंगे, विल हैव मोस्टली एबनॉर्मल एग्स। तो age is the primary estimator for how many healthy eggs a woman has and for her chance of ovulating a healthy egg in any given month. तो एज सबसे बड़ा एस्टिमेटर रहेगा कि एक वुमेन के पास कितने हेल्दी एग्स हैं और उसके कितने चांसेस हैं ऑफ ओव्यूलेटिंग अ हेल्दी एग इन एनी गिवन मंथ। आपको पता है हर एक मंथ में एक एग ओव्यूलेट होता है, और वो एग की क्वालिटी, वो एग हेल्दी है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा वुमेन की एज के ऊपर। क्लियर। सो ये हो गया ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। इसमें हम अब दूसरा जो टेस्ट करते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में, इनिशियल इवैल्यूएशन में, सॉरी, जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं इनिशियल इवैल्यूएशन में, सबसे पहले हमने ओवेरियन रिजर्व की टेस्टिंग कर ली कि एग कितने हैं। वो हमने किया एएमएच देख के, एएफसी देख के, एफएसएच देख के कर सकते हैं, एस्ट्राडायोल, इनहिबिन, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं। ये सारे ये ब्लड टेस्ट होते हैं, एएमएच, एफएसएच, इनहिबिन और एस्ट्राडायोल ब्लड टेस्ट हैं, और एएफसी जो है ये अल्ट्रासाउंड, वजाइनल अल्ट्रासाउंड की हेल्प से करते हैं। सो जो नेक्स्ट है दैट इज हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राम। नेक्स्ट इनिशियल इवैल्यूएशन, जो हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HSG। तो इसमें ये एक एक्सरे प्रोसीजर होता है। ये एक्सरे प्रोसीजर क्या करता है, ये इमेजेस लेता है यूट्रस की और फ्लोपियन ट्यूब्स की। जब एक वुमेन का पीरियड स्टार्ट होता है तभी ये प्रोसीजर शेड्यूल करते हैं, और ये प्रोसीजर इमीडिएटली जैसे ही उसका पीरियड खत्म हो वैसे ही ये प्रोसीजर कर लिया जाता है। but this procedure must be done immediately after the period, if not immediately then before ovulation। तो उसमें वो यूट्रस की जो इमेजेस हैं और फिलोपियन ट्यूब्स की जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वो लेते हैं, और उससे एक्सरे से उनको पता चलता है कि वेदर द हेल्थ ऑफ यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब्स इज गुड और नॉट। इसी तरह एक और होता है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम। ये जिसकी जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर एक सोनोहिस्टेरोग्राफी की है। सोनोहिस्टेरोग्राफी जो है, ये प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम। ये सोनोग्राम परफॉर्म किया जाता है बाय द डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ अगेन अल्ट्रासाउंड। एंड इसका पर्पस क्या होता है, यूट्रस की कैविटी जो होती है, यूट्रन कैविटी की हेल्थ को देखना, और ये असर्टन करना कि क्या यूट्रन कैविटी की मेजरमेंट्स बराबर हैं, यूट्रन कैविटी की जो एरिया है उसका जो डायमेंशंस होनी चाहिए, नॉर्मल डायमेंशंस, क्या वो नॉर्मल डायमेंशंस हैं। यानी कि यूट्रस की मेजरमेंट्स और यूट्रस की कैविटी की हेल्थ को देखने के लिए किया जाता है। एंड दिस इज जनरली डन इन प्रेपरेशन फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब वुमेन के वूम में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना होता है उस टाइम ये जनरली टेस्ट करते हैं। तो फिजिशियन क्या करता है, फिजिशियन जो है, the doctor will insert a small amount of fluid into the uterine cavity, and फिर उसके बाद that he or she will be able to observe and evaluate the
यूट्रन कैविटी ऑन द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन। यूट्रस की कैविटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो इंसर्ट कर देते हैं एंड देन दे आर एबल टू इवेलुएट द यूट्रन कैविटी ऑन द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन। तो इसमें जो सलाइन डाला हुआ है, इसलिए सलाइन इन्फ्यूजन, ये वाला फ्लूइड है सलाइन, वो इन्फ्यूज कर देते हैं यूट्रस कैविटी में। और अगर एकदम ब्लैक स्पेस नजर आ रही है तो दैट मीन्स यूट्रस कैविटी एकदम सही है। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, पूरी कैविटी नहीं नजर आ रही, दैट मीन्स देयर आर सम फिब्रॉइड्स। तो ये एक नॉर्मल यूट्रस लेफ्ट पे दिखाया है एंड राइट पे है जो यूट्रस कंटेनिंग अ फिब्रॉइड। सो दिस इज अनदर स्टेप ऑफ इनिशियल इवेलुएशन। तो हमने क्या कर लिया, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग कर ली, फिर हमने उसके बाद हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम किया जिसमें हमने एक्सरेज किए यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स के। तीसरा हमने सिस कर लिया है, सिस इज सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम। जो फोर्थ इनिशियल इवेल्युएशन की जाती है दैट इज सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में मेल पार्टनर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड द सीमन सैंपल इनटू अ कंटेनर आफ्टर 2 to 7 days of abstinence। सीमन एनालिसिस में क्या क्या किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ द सीमन प्रोड्यूस्ड, कितना सीमन प्रोड्यूस हो रहा है, उस सीमन, हर सीमन के 1 ml में कितने स्पर्म्स हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स हैं जो मोटाइल हैं यानी कि द वंस व्हिच कैन मूव, एंड कितनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स आर इन राइट शेप। तो सीमन एनालिसिस से ये भी पता चल सकता है कि क्या मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है। So these all things they make up the initial evaluation for an in vitro fertilization procedure. I will discuss with you the third step of in vitro fertilization, which is oocyte retrieval. We have to carry out the ovum pickup. इसको oocyte retrieval को ovum pickup भी कहते हैं, और इसको इसके लिए collection of oocytes word भी यूज किया जाता है। Then we call it also transvaginal oocyte retrieval, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TVOR। तो वो TVOR में हम क्या वेट करते हैं, हम कब करते हैं ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साइकिल में, जो ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट है दैट इज क्लोजली मॉनिटर्ड। ये पता ही होगा, मैं हम कह रहे थे अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते रहते हैं हम। जब फॉलिकल का साइज पहुंच जाता है विद इन द रेंज ऑफ 17 मिलीमीटर्स टू 19 मिलीमीटर्स, यानी कि 18 मिलीमीटर का साइज हो जाता है, उस टाइम उसकी ट्रिगर इंजेक्शन दे दिया जाता है। वो ट्रिगर इंजेक्शन किसका होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड। तो ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन क्या करता है, इट इंड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, किसमें, इन द ग्रेनुलोजा सेल्स विच सराउंड ईच oocyte। आई विल बी शोइंग यू अ ग्रेनुलोजा स्लाइड। तो वो जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का इंजेक्शन दिया गया, वो इंजेक्शन ने क्या रिस्पॉन्स स्टिमुलेट किया, उसने जो ये ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं जो हर एक oocyte के चारों तरफ उसको सराउंड करते हैं, ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं, ये इसको इससे अलग होना शुरू कर देते हैं। द ग्रेनुलोजा सेल्स दे बिगिन टू रिलीज द एग, उससे डिटैच हो जाते हैं, एंड दीज ग्रेनुलोजा सेल्स आल्सो स्टॉप मेकिंग ईस्ट्रोजन। तो आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ग्रेनुलोजा सेल्स और थीका सेल्स ये बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जो इसके कैविटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, जब भी जैसे ही ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ग्रेनुलोजा सेल्स दे स्टॉप मेकिंग ईस्ट्रोजन्स एंड दे स्टार्ट मेकिंग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है इट विल सपोर्ट द प्रेगनेंसी बाय थिकनिंग द यूट्रिन लाइनिंग। तो जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का ट्रिगर इंजेक्शन है दैट इज वेरी प्रिसाइजली टाइम्ड, और क्योंकि जो वो साइट रिट्रीवल है इंजेक्शन के 36 आवर्स के बाद इमीडिएटली हो जाना चाहिए, तो इन दोनों के बीच की जो टाइमिंग है वो बहुत ही क्रूशियल होती है कि ट्रिगर का इंजेक्शन जो दिया है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन का, उसके 34 से 36 घंटे के अंदर अंदर वो साइट रिट्रीवल कर लेना होता है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, उनको बहुत ध्यान से शेड्यूल्ड टाइम के ऊपर ही ये ओवम पिकअप का प्रोसीजर शुरू करना होता है। तो रिट्रीवल के एक दिन पहले पेशेंट को कहा जाता है कि वो एंटीबायोटिक्स का एक प्रोग्राम होता है उसके लिए, वो शुरू कर देना होता है, ताकि पेशेंट को जब ये प्रोसीजर हो उसके ऊपर, जब उसके ओवम पिकअप हो उसकी ओवरी में से, तो उसको कोई भी पॉसिबल इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। सो फीमेल पेशेंट जो है उसको ये भी कहा जाता है कि oocyte रिट्रीवल के लिए आने से 12 घंटे पहले she should not have anything, she should stop eating। तो ये ओवम पिकअप जो है
ये इसकी जो टेक्निक है ये 1970 ऑनवर्ड्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी। 1970 ऑनवर्ड्स बहुत सारे वो साइट रिट्रीवल के मेथड्स डेवलप होने शुरू हुए और 1980 आते आते एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर जो है वो डेवलप हो गया। ये क्या है? दिस इज अ ट्रांस वजाइनल टेक्निक ऑफ ओ साइट रिट्रीवल अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। सो ये क्या होता है, इसमें बहुत सुपीरियर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की जाती है। कौन से एरिया की? ये ओवरी की पेल्विक एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी परफेक्ट अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की जाती है और वो साइट्स को रिट्रीव करने का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। तो जो वो साइट्स हैं वो रिट्रीवल करने से पहले पेशेंट को एक अनेस्थीसिया, एक सिडेशन दिया जाता है, इंट्रावीनस सिडेशन दिया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। और इस प्रोसीजर में गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट दे यूज अ स्पेशल नीडल एंड विच इज अटैच्ड टू अ वजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब। तो जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होती है वो गाइड करती है इस नीडल को कि ये कैसे ओवरी से कलेक्ट करेगी। अल्ट्रासाउंड प्रोब का मतलब ये इमेजिंग में साथ साथ इसके पिक्चर्स लेने में और उस पिक्चर्स को स्क्रीन पे ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, ट्रांसडक्शन में। तो सिग्नल्स को ट्रांसड्यूस किया जाता है और सिग्नल्स स्क्रीन पे दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो क्या होता है कि ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोब है उसके साथ एक नीडल होती है। वो नीडल जो है दैट नीडल इज पियर्स्ड थ्रू द वजाइना वॉल। ये वजाइना के थ्रू पास किया जाता है, फिर वजाइना वॉल को पियर्स करता हुआ this ultrasound probe this guides this needle, narrow gauge needle to each mature follicle। तो एक मैच्योर फॉलिकल क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे नजर आ ही रहे होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे उनकी विजुअलाइजेशन होते होते कौन करेगा विजुअलाइजेशन? अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है वो इमेजिंग करता रहेगा और नीडल जो है वो इस तरह से फॉलिकल के अंदर जाके वो साइट को रिट्रीव करेगी। जैसे जैसे मैच्योर फॉलिकल्स विजिबल होते जाएंगे वैसे वैसे एस्पिरेशन की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये नीडल को लेटरली मूव करेंगे, जैसे यहाँ पे फॉलिकल दिखा तो उसमें से निकाल लिया, फिर उसको पास में मूव कर दिया, फिर उसको। इससे क्या हो सकता है? इससे ब्लीडिंग बहुत हो सकती है, ओवरी के टिश्यूज को डैमेजिंग हो सकती है। तो क्या किया जाता है? पहले एक फॉलिकल से, नीडल से ये एस्पिरेशन कर ली जाती है। ये हर मैच्योर फॉलिकल से उसका फ्लूइड निकाल लिया जाता है, जितना उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है इनटू अ वेटिंग टेस्ट ट्यूब और या इनटू अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। पेशेंट को इस टाइम कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती। तो मैं क्या कह रही थी, जो नीडल है, नीडल को ऐसे लेटरल पास नहीं किया जाता है कि पास में एक और फॉलिकल है तो उसमें पास करके उससे भी एग निकाल लिया जाए। क्या किया जाता है? पहले नीडल को एक फॉलिकल में से उसका पूरा फ्लूइड कलेक्ट करके दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब और फिर उसको वापस ओवरी की सरफेस पे लाते हैं नीडल को और फिर वापस उसको रीअलाइन किया जाता है स्क्रीन पे देखते देखते कि दूसरे फॉलिकल की पोजीशन क्या है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको ओवरी से हल निकाल लिया जाता है, नीडल को ओवरी की सरफेस तक ले आते हैं, फिर ये अल्ट्रासाउंड प्रोब इसको नीडल को गाइड करती है डायरेक्ट ही उस फॉलिकल में जाना है। इसको पहले नीडल को बाहर निकाला, हल्का सा बाहर निकाला जाता है, ओवरी की सरफेस तक लाया जाता है, फिर उसके बाद एक सेकंड फॉलिकल में उसको पियर्स किया जाता है, तो उसमें से एग रिट्रीव कर लिया जाता है, फिर ओवरी की सरफेस पे लाया जाता है, फिर और एग रिट्रीव किया जाता है। तो इस तरह ये सारे जितने मैच्योर फॉलिकल्स नजर आ रहे होते हैं जिनका साइज रेंज अप्रोप्रिएट साइज रेंज होती है, उन सारे फॉलिकल्स में से एग्स को रिट्रीव कर लिया जाता है। तकरीबन 30 से 45 मिनट या कभी कभी 1 घंटा इस पूरे प्रोसीजर में लग जाता है। तो पहले एक ओवरी से कर लिया जाता है, फिर इस अल्ट्रासाउंड प्रोब को फिर से वेजाइनल वॉल के थ्रू पियर्स करके दूसरी ओवरी में, उसमें से भी सारे मैच्योर फॉलिकल्स में से एग रिट्रीव किए जाते हैं। जनरली एक ही ओवरी होती है जिसमें विल हैव मेजॉरिटी ऑफ द मैच्योर एग्स। टिपिकली एक ही ओवरी में सारे मेजॉरिटी ऑफ द मैच्योर एग्स जो है मिल जाते हैं। जैसे ही इस फॉलिकल में से पूरा फ्लूइड इसका निकाल लिया जाता है, जो फॉलिकल की जो वॉल्स होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं अंदर एज द फ्लूइड इज एस्पिरेटेड। और ये इंश्योर किया जाता है, डॉक्टर इंश्योर करते हैं कि सारा जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट कर लिया जाए, सारा फॉलिकुलर फ्लूइड जो है वो साथ एग भी आ जाए, साथ में सारा फॉलिकुलर फ्लूइड भी आ जाए। जब सारे फॉलिकल में से सारे एग्स निकाल लिए जाते हैं, सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड जैसे मैंने कहा फॉर द अदर ओवरी। So when all the eggs have been collected, the doctor withdraws this equipment, ये अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट निकाल लेते हैं, and then they check, the doctors check to ensure that the vagina wall is not bleeding.
बिकॉज इट हैड बीन पंक्चर्ड बाय द, ये पंक्चर की थी ना वजाइना वॉल में से, निडल को निकाला था उसमें से, पियर्स करके ओवरीज के पास पहुंची थी निडल। तो दे लुक फॉर दैट इफ देयर इज नो ब्लीडिंग इन द वजाइनल वॉल। पेशेंट को फिर एक एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, विच शी हैज टू टेक फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस oocyte रिट्रीवल। पेशेंट को ये भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि शी शुड नॉट टेक हॉट टब बाथ्स एंड शी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग आफ्टर द रिट्रीवल। इस क्यों कहा जाता है? सो दैट द वजाइना वॉल्स मे गेट हील्ड। They should not be, the vagina walls should not be immersed in the liquid, and they should be healed before taking any such kind of swimming or hot tub baths. फिर जो फ्लूइड सारा कलेक्ट हुआ है टेस्ट ट्यूब्स में, उसको लैब में भेज देते हैं। वहां पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट दे सर्च दीज फ्लूइड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द oocytes। सो जो oocytes हैं, वो कलेक्टेड oocytes जो होते हैं, दे आर इमीडिएटली प्रोसेस्ड। उनको प्रोसेस किया जाता है, उनको एकदम क्लीन किया जाता है, वॉश ऑफ किया जाता है ऑफ ऑल द फॉलिकुलर फ्लूइड, और उनको फिर एक ट्रांसफर किया जाता है स्पेशल कल्चर मीडियम में। उस स्पेशल कल्चर मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस oocyte की मेंटेनेंस के लिए, उसकी उसकी फाइनल स्टेप्स ऑफ मैच्योरेशन या उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो कल्चर मीडियम में रख के फिर दे आर ट्रांसफर टू द इंक्यूबेटर्स, जहाँ पे दे आर केप्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि स्पर्म की रिट्रीवल चलती है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का प्रेपरेशन रेडी होता है, तब तक those eggs, those oocytes or eggs, they are placed in the incubator. जो number of oocytes है, that differ from the number of follicles aspirated, because sometimes every follicle does not contain a oocyte. ऐसा भी possibility हो सकती है। So this was the procedure of oocyte retrieval. oocyte retrieval एक painful procedure हो सकता है। 19 गेज की टिप की जो नीडल्स हैं जनरली वो यूज की जाती हैं। अर्लियर 17 गेज की टिप वाली नीडल्स यूज होती थी। नाउ और इससे थिनर नीडल्स जो कि 20 गेज की होती हैं, 20 गेज की टिप होती है उनकी, वो वाली नीडल्स यूज की जाने लगी हैं, विच रिड्यूसेस द पोस्ट प्रोसीजरल जो पेन है और ब्लीडिंग है, उसको ये थिनर नीडल जो है प्रिवेंट करती हैं। बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, द थिनर नीडल्स दे आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। तो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे कई बार उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए 17 गेज की, 18 गेज की या 19 गेज की, 19 गेज की ट्रेडिशनली यूज होती रही हैं काफी टाइम से। तो दिस वाज द स्टेप व्हिच वी कॉल्ड oocyte रिट्रीवल। इसके लिए मैंने आपको कहा शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं TVOR, transvaginal oocyte retrieval. Now we come to the next step of in vitro fertilization, which is sperm preparation और द कलेक्शन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म जो है यूजुअली जिस दिन एग रिट्रीवल किया जाता है उसी दिन मॉर्निंग में स्पर्म्स लिए जाते हैं फ्रॉम द मेल पार्टनर। सो मेल पार्टनर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड द स्पर्म सैंपल। मेल पार्टनर को सबसे उससे काफी दिन पहले सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं